हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं आप। और आपको पता है जैसे कि हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। और ये बैच आपके लिए एकदम से निःशुल्क लाया गया है। तो आपको पता ही हमारे क्लासेस का शेड्यूल क्या है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से अपना शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्लास किस टाइमिंग पर हो रही हैं। ठीक है, तो हिंदी का सब्जेक्ट आपको पता है हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लास हमारी 11 बजे होती थी। ठीक है, और हम बाल विकास पेपर फर्स्ट का भी जो है सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके हमने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं ईडीओ सेकेंड पेपर सेकेंड। ईडीओ सेकेंड पेपर सेकेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यह हमारा अभी चल रहा है। आगे देखते हैं। फिर आपको अंजलि मैम पढ़ा रही हैं। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी और क्या कंप्यूटर पढ़ाएंगी। संस्कृत की टाइमिंग होगी 4 बजे की और कंप्यूटर की टाइमिंग होगी 3 बजे की। ठीक है, और फिर आपको जो है मैथ्स पढ़ाएंगे, रंजीत सर पढ़ाएंगे। और रंजीत सर आपको बहुत ही बेसिक से मैथ्स पढ़ाएंगे। उनके साथ जुड़ना ना भूलिए शाम को 6 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा शेड्यूल है जो आपके पेपर हैं उस हिसाब से। तो आपके पेपर जो ज़्यादा नंबर के हैं उनको हमने पहले कवर किया है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आपको जो है टेंशन रहती है, सही है, तो यहाँ पर आपने ये देख ही लिया होगा। तो हम क्या करेंगे? ईडीओ पेपर सेकंड करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जुड़ जाइए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ सकें, अपने डीएलएड की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बाकायदा से पढ़ सकें। ठीक है, तो हम अपना आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, और ये विषय क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसे हम क्या कहते हैं? ईडीओ सेकंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ईडीओ सेकंड कहते हैं। और ये आपका पेपर कौन सा है? द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी क्लासेस आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको बेसिक से बहुत अच्छे से बताया जो जो आपके पेपर में आने वाला है। तो इसके लिए आपके लिए कितने नंबर दिए गए हैं? इसके लिए भी आपको अंक निर्धारण किया गया है। कितना किया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 50 अंक। कितने हैं? 50 अंकों का निर्धारित किया गया है कि इसमें आपको 50 अंक मिलेंगे। ठीक है, इस पेपर में। तो ये आप ध्यान में रखना कि कौन से पेपर के लिए कितने नंबर जो है निर्धारित किए गए हैं। सही है, क्योंकि हमें पहले से पता होगा कि किस पेपर के लिए कितने नंबर इसके लिए डिसाइड किए गए हैं। हमारे इसके लिए 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें आपको 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, सेकंड पेपर। और फर्स्ट पेपर भी हमारा 50 नंबर का पेपर था। और मैंने आपको बता ही रखा है एसएसटी जो होगा सब्जेक्ट वो भी हमारा 50 नंबर का होगा। बाकी सारे पेपर्स जो होंगे वो होंगे 25-25 नंबर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? आज हम करेंगे शिक्षण के सिद्धांत। क्या करेंगे? शिक्षण के सिद्धांत जानेंगे कि कौन कौन से शिक्षण के सिद्धांत हैं। ठीक है, जिससे हम जो है अपनी शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे टीचिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, टीचिंग प्रिंसिपल्स। ठीक, तो आइए देखते हैं, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से जानेंगे। पहले यहाँ पर हम जानेंगे शिक्षण सिद्धांत का अर्थ, कि इसका अर्थ क्या है। तो मीनिंग ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो देखते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है। क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। और शिक्षक शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक है, शिक्षण से क्या होता है? जो टीचर्स होते हैं वो हमारे जीवन में क्या है, हमारे जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। शिक्षण एक कला है। क्या है? कला है। ठीक है, और शिक्षक एक कलाकार है। क्या है? कलाकार है। शिक्षक को क्या माना गया है? कलाकार माना गया है। और शिक्षण को क्या माना गया है? कला माना गया है। ठीक है,
आगे देखते हैं, प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, वही शिक्षक या कलाकार के सिद्धांत बन जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार शिक्षण के भी सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों की सहायता से शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, जो हमारे सिद्धांत होते हैं इनसे क्या है, हम अपने जो शिक्षण है उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और जो उसका उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या आप यूँ कह लीजिए हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन के अनुसार देखेंगे, गेज के अनुसार कब दी है, 1963 में सिद्धांत के बारे में लिखा है। इसके बारे में लिखा है, क्या लिखा है, यह जांच के क्षेत्र की घटनाओं के बारे में विचारों के किसी भी व्यवस्थित या चित्रण से संदर्भित करता है। ठीक है, यह जांच क्षेत्र की घटनाओं के बारे में पहले क्या करते हैं, विचार वगैरह करते हैं। ठीक है, कि किसी भी व्यवस्थित या चित्रण को संदर्भित करता है। सही है, ये क्या होता है, शिक्षण होता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन भी समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे शिक्षण सिद्धांत के प्रकार। क्या है, शिक्षण सिद्धांत के प्रकार, कि कौन कौन से हमारे जो शिक्षण हैं सिद्धांत हैं, इनके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो टाइप ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, टाइप ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स। तो शिक्षण के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, शिक्षक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सामान्य रूप से 2 प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि शिक्षण 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, तो अब अगर आपको इस टाइप से आता है तो आप वहाँ पर ऐसे बताइए। ठीक है, और थर्ड हम मान सकते हैं एक शिक्षण के अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत। कौन से, एक तो सामान्य सिद्धांत हो गया, एक क्या हो गया, विशिष्ट सिद्धांत हो गया, और एक हो गया मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, टाइप्स हैं। अब हम हम उन्हीं सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे या बात करेंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, और जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे शिक्षण के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, करके सीखने का सिद्धांत क्रियाशीलता के सिद्धांत को ही कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, करके सीखने का सिद्धांत का और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत का भी क्या होता है, करके सीखना के सिद्धांत से ही तात्पर्य होता है। ठीक है, दोनों का नाम एक ही है, चाहे आप ये कह लीजिए चाहे आप वो कह लीजिए। तो इसका अर्थ करके सीखना क्या है, करके सीखना, यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। कौन सा है, बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। इनमें सीखने वाले का पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना परम आवश्यक है। यहाँ पर क्या है, जो सीखने वाला है उसको क्या है, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है, याद करें आप सभी में से जो कुछ साइकिल से विद्यालय जाते हैं, क्या है, जो आप भी जाते होंगे कभी, तो आप भी मतलब याद कर सकते हैं कि जब हम स्कूल जाते थे साइकिल से तो उसे आपने कैसे सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कैसे सीखा साइकिल चलाना, आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए किसने किस तरीके से साइकिल चलाना सीखा है। एक बार में निकाला और बस फटाटे से उड़ाने लगे, या किसी ने आपको सहायता दी थी, घर वालों ने, किसी ने चलाना सिखाया था। कोई तो जो है डर के मारे अगर एक बार गिर गया होगा तो दोबारा चलाने नहीं गया होगा। ठीक है, तो कैसे सीखा। ठीक है, तो उसे आपने कैसे सीखा, सबसे पहले आप साइकिल को क्या है, पकड़ना सीखे होंगे। कैसे पकड़ना सीखे होंगे, फिर पैडल मारना सीखे होंगे। ठीक है, और कई बार उसे चलाने में चोट भी लगी होगी। ठीक है, चोट तो लगती है जब गिरते हैं, मैंने भी सीखी थी तो मुझे भी एक बार चोट लगी थी। ठीक है,
अब आखिरीकार क्या है, आप अगर साइकिल नहीं पकड़ेंगे तो क्या है, आप नहीं चलाना सीख पाएंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि मान लीजिए आपने, आपके साथ जो जा रहा है, अरे भैया तू ही पकड़ ले साइकिल, मैं कैसे चलाऊंगा, ऐसे हम जो है नहीं सीख सकते हैं। तो हमारा, अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, इस एग्जाम्पल का लाने का मकसद यही है, अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या है, एक्टिव रहना है। कैसे रखना है, एक्टिव रहना है। इसमें आप जब तक स्वयं साइकिल के साथ क्रिया चलाकर कार्य करके ही सीख सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसे चलाएंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तभी हम क्या है, करके सीख सकते हैं। ठीक है, और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। कैसा है, क्रिया द्वारा हम जो सीखते हैं वो कैसा सीखना है, स्थायी सीखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्रियाशीलता का मुख्य आधार क्या है, क्रियाशीलता का क्या है, मुख्य आधार है। अब आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट, डाल्टन, बेसिक शिक्षा आदि पद्धतियों क्रियाशीलता के सिद्धांत पर ही आधारित है। जो प्रोजेक्ट विधि वगैरह होती है, डाल्टन विधि है, और जो बेसिक शिक्षा में जो विधि चलाई जा रही है, वो सारी विधि क्या है, करके सीखने पर ही है। किस पे है, करके सीखने पर ही आधारित है। जब हम करके सीखते हैं तभी हम जो हैं उसमें सफल हो पाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम देखेंगे अगला सिद्धांत, इसके बारे में और जानेंगे थोड़ा। इसके बारे में जो प्रसिद्ध जो शिक्षा शास्त्री हैं वो कौन है, फ्रोवेल ने इसको ध्यान में रखते हुए क्या कहा है, करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, इन्होंने किसका प्रतिपादन किया, करके सीखने का। आपसे पूछा जाए प्रतिपादन किसने किया है, तो फ्रोवेल ने किया है। किसने किया है, फ्रोवेल ने किया है। तथा इसी के आधार पर किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। किसका किया है, किंडरगार्टन का भी प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत का प्रयोग सभी कक्षाओं में क्या है, होता है। सभी कक्षाओं में होता है। सही है, सभी कक्षाओं में इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा ही होगा कि आपके टीचर जो हैं आपको पहले थोड़ा सा जो है सिखाएंगे, उसके बाद आपसे कहेंगे आप स्वयं करिए। ठीक है, तो आप स्वयं ही करके क्या है, एक टाइम ऐसा आता है आप सीख जाते हैं। सही है, आगे चलते हैं, इसके बाद अगला सिद्धांत देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है प्रेरणा का सिद्धांत। क्या है, प्रेरणा का सिद्धांत क्या है, मानव का स्वभाव है प्रशंसा से खुश और आलोचना में मायूस होना। ठीक है, अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आप खुश होंगे, और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आप क्या होंगे, उदास हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। आप सभी ने जब परीक्षा में अच्छे अंक लाए होंगे तो गुरुजन, माता पिता तथा द्वारा क्या दी हो गई होगी, आपको शाबाशी दी गई होगी। ठीक है, और लेकिन जो है अगर आपके नंबर बहुत बुरे आ गए, ठीक है, तो क्या मिलेंगे, डंडे मिलेंगे, शाबाशी तो नहीं मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा गालियाँ मिलेंगी। ठीक है, कहेंगे बड़े भैया इतना पढ़ाया, इतना पैसा खर्च किया, और क्या है ये बच्चा जो है इतने कम नंबर लेके आया, हमारा बच्चा तो नालायक है। माता पिता तो सबके सामने बस बुराई ही करेंगे। आगे देखते हैं, प्रशंसा पाकर आपने और अच्छा प्रदर्शन और मेहनत करने की ठानी होगी। ठीक है, अगर आपकी प्रशंसा की जाती है तो आप ठानते हैं कि अरे हाँ, ऐसे ही मैं आगे भी अच्छा करता रहूँगा, और आगे भी मैं अच्छा करूँगा, और क्या है, मुझे और सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यह प्रशंसा, शाबाशी क्या है, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरणा कहते हैं। क्या है, कहते हैं प्रेरणा कहते हैं। जो आपको शाबाशी मिली है वो क्या है, एक प्रेरणा है। यहीं पे अगर किसी ने नकारात्मक बात कर दी गई होती, अगर जैसे बच्चे नंबर कम लाते हैं तो पेरेंट्स डांट वाट देते, तभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो है गलत कदम भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, आपको जो है प्रेरणा नहीं मिली है यहाँ पर आपको। ठीक है, आपको क्या है, नकारा गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, केली महोदय का विचार है। तो यहाँ पर ये राइटर है, इनका विचार क्या है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रेरणा हमारी जो हम शिक्षण ले रहे हैं उसमें प्रेरणा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे जीवन में मतलब कोई प्रेरणा नहीं है किसी भी तरीके से, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सही है, तो हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। सही है, आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने प्रेरणा का सिद्धांत भी देख लिया। अब हम देखेंगे प्रेरणा के तरीके कि किन किन तरीक़ों से जो है हम प्रेरणा जो है
ले सकते हैं या कोई हमें प्रेरणा दे सकता है। ठीक है, ठीक है। उत्तम, तो शाब्दिक में क्या होगा, शाबाश कह सकते हैं बच्चे से आप, अच्छा कह सकते हैं, वाह वाह, गुड, अच्छा किया, उत्तम, बहुत उत्तम, अति उत्तम। तो अशाब्दिक में क्या होता है, दंड या पुरस्कार। क्या होता है, दंड या पुरस्कार। तो अशाब्दिक में एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। पुरस्कार क्या होगा आपका, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, सकारात्मक में आएगा। और नकारात्मक में क्या आएगा, नकारात्मक में आएगा दंड देना। ठीक है, तो दंड देना हमारा क्या होता है, नकारात्मक अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वास्तव में प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के अधिगम शिक्षण को प्रारंभ करती है, जारी रखती है और पूरा होने तक चलती रहती है। ठीक है, शिक्षण वह प्रक्रिया है, ठीक है, कि प्रेरणा वह प्रक्रिया है कि शिक्षण को क्या है, प्रारंभ भी करती है, उसे जारी भी रखती है और पूरा होने तक चलती रहती है। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिकर बनाए ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके। एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। ठीक है, अगर आपको क्या है, प्रेरणा मिल जाए कि किसी भी कार्य को करने की, तो आप जो सीखने की आपकी प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। ठीक है, आप और ज़्यादा अच्छे से सीखना स्टार्ट कर देंगे और इसी में शिक्षण में सफलता निहित है। ठीक है, और तभी क्या हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि आप सफल हो जाएंगे। तो आप दौड़ में प्रथम स्थान पर आए, आपको ट्रॉफी मिली। क्या मिली, ट्रॉफी मिली। और आपने एक साथ बुरा बर्ताव किया, आपको दंड मिला। ठीक है, दोनों के परिणाम प्रभाव के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो जैसा आप करोगे वैसा ही आपको क्या है, प्रेरणा जो है उसका आपको क्या मिलेगा, उसके लिए आपको दंड या पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप कार्य करते हैं वो आपके कार्य पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण में प्रेरक तत्वों को शामिल करने को प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। किसको, प्रेरक तत्व जो हैं उनको हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेरणा का सिद्धांत क्या है और उसे प्रेरणा के क्या क्या तरीके हैं जिससे हम जो हैं, जिसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। आगे थर्ड देखते हैं। थर्ड इसमें है रुचि का सिद्धांत। क्या है, रुचि का सिद्धांत। तो रुचि का सिद्धांत क्या कहता है, आइए देखेंगे। रुचि का सिद्धांत कहता है कि आपने संस्कृत विज्ञान विषय ही क्यों लिए। ठीक है, क्योंकि ये विषय आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा जानेंगे। अपने जो मेन ज़िंदगी हमारी है, रियल दैनिक जीवन में अगर कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो हम संस्कृत विज्ञान और गणित वगैरह विषय लेते हैं वो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये विषय आपके क्या हैं, अच्छे लगते हैं, हमारी इनमें रुचि है तो आपके पढ़ने समझने को आपको बोरिंग नहीं हो, मतलब बोरियत नहीं होता है। जो सब्जेक्ट हम फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको हमें बोरियत फील नहीं होता उनमें। ठीक है, तो स्पष्ट है जिस कार्य को हमारा मन लगे, स्पष्ट है जिस कार्य में हमारा मन लगे, यानी उसमें हमारी रुचि है। क्या है, हमारी रुचि है। ठीक है, अब किसी का मन जो पढ़ने में नहीं लग रहा है, फ़ोन चलाने में लग रहा है, चैटिंग करने में लग रहा है, ठीक है, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो आगे देखते हैं। रुचि के सिद्धांत का भी सार यही है कि शिक्षण कार्य ऐसा हो कि सीखने वाला उसे तामन्य होकर सीखे, मतलब कि पूरे तन से सीखे। ठीक है, तो शिक्षक शिक्षण सामग्री को इस तरीके से प्रस्तुत करे कि कक्षागत अनुशासन बना रहे और अधिगमकर्ता सीखने के लिए क्या हो, सक्रिय रहें। तो हमें ऐसी शिक्षण करते समय चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्या है, ताकि जो है कक्षा में जो है अनुशासन भी बना रहे, व्यवस्था भी बनी रहे और क्या है, बच्चे जो हैं सक्रिय भी रहें, बच्चे सोते ना रहें। ठीक है, आगे हम देखेंगे पिंसेट ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, किसकी, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड आपसे पूछा जाए ये किसकी पुस्तक है। ठीक है, इसके राइटर कौन है, तो कौन है, पिंसेट है। कौन है, पिंसेट है। जब तक पिनसेट, अब बहुत ही ईजी है, पिन जो आप लगाते हैं उसको उसका पूरा गुच्छा मान लीजिए क्या हो जाएगा, पिनसेट। ठीक है,
तो इनकी कौन सी बुक है? द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, ठीक है। जब तक छात्र में सक्रिय रुचि जागृत नहीं होती तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा, ठीक है। जब तक बच्चे अंदर रुचि नहीं है, आप कितना भी बच्चे को पढ़ा लो, मार लो, पीट लो, कूट लो, मुर्गा बना दो, मुर्गी बना दो, कुछ ही बना दो, लेकिन जो है बच्चा नहीं पढ़ेगा। अगर रुचि नहीं है तो नहीं पढ़ेगा, टीचर कितना भी कोशिश कर ले। आपने अकबर के बारे में सुना होगा। अकबर पता है मुगल साम्राज्य का अनपढ़ शासक था। उसके टीचर ने उसे इतना पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मुगल काल में आपसे अभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि अनपढ़ शासक कौन था, तो वो कौन था? अकबर था, ठीक है। अकबर अनपढ़ शासक था, लेकिन उसकी उपलब्धियाँ देखी हैं, उसकी रुचि थी, भले ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन और सारी चीज़ों में रुचि थी उसकी, ठीक है। तो ऐसी हमारे साथ है, सही। तो आगे हम देखते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। अब इसकी कुछ विधियां होती हैं, रुचिपूर्ण शिक्षण की विधियां, कि किस तरीके से हम तो यहाँ पर अब हम देखेंगे रुचिपूर्ण शिक्षण की विधियां, कि किन किन विधियों से हम जो अपना शिक्षण है, कि किन किन विधियों के द्वारा हम अपने शिक्षण को रुचिपूर्ण बना सकते हैं, कि बच्चे क्या है उसमें रुचि लें और क्या है बच्चे अच्छे से सीख भी पाएँ, ठीक है। तो आप स्वयं विचार करें, आप जो एक पाठ आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें चित्रों, मॉडल, कहानियों के द्वारा, और एक आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो मात्र निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, अगर आपको यह ज्ञान ना हो कि हम यहाँ एक साथ क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या अर्जित करने आए हैं, तो यह केवल और केवल समय की बर्बादी होगी, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ाने जा रहे हैं और जो है आपने एक चैप्टर में क्या किया है, एक चैप्टर में जो है चित्र भी ऐड किए हैं, मॉडल भी तैयार किया है बच्चे को समझाने के लिए, ताकि वो रुचि उसको उस चैप्टर को पढ़ने में क्या हो, रुचि हो, ठीक है। एक में क्या किया है, एक केवल मात्र आप क्या मतलब कि ऐसे पढ़ाने खड़े हो गए, ठीक है, और उसमें आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ाना है, और आप इकट्ठे क्यों हुए हैं, मान लीजिए आप गए क्यों हैं क्लास में, ठीक है, और यह बच्चे को ही नहीं पता है कि हाँ हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्लास में क्यों आए हैं, या कहीं अगर घूमने भी जा रहे हैं तो हम मतलब बच्चों को ले जाते हैं तो क्यों ले गए हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे ये क्यों और क्या का जवाब हम हमारी समस्त क्रियाओं का कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। हम जो कुछ भी करते हैं, जब तक किसी चीज़ का हमारा मकसद नहीं होता तब तक हम किसी कार्य को नहीं करते हैं। आपने भी देखा होगा, आपका मकसद होगा तो आप उस कार्य में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेंगे, ठीक है। अगर आपका मकसद नहीं होगा किसी कार्य को करने में, तो आप उसमें रुचि भी नहीं लेंगे और अच्छे से भी नहीं करेंगे। उसी प्रकार शिक्षण भी एक सो उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, जिसका लक्ष्य है अधिगमकर्ता के व्यवहार को उत्तरोत्तर सुधार। क्या है? अधिगमकर्ता के व्यवहार में क्या है, सुधार करना है। ये क्या होता है, शिक्षण का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर रुचि पूर्ण शिक्षण की विधियां भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आप अच्छे से आपको समझा पाई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट विधि देखेंगे, और नेक्स्ट विधि हमारी क्या होगी, अब हमारी नेक्स्ट विधि होगी, और फोर्थ सिद्धांत हमारा है शिक्षण का, वो है नियोजन का सिद्धांत। क्या है? नियोजन का सिद्धांत। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है शिक्षण हो या कोई भी कार्य हो, उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना बनाकर किया गया या नहीं। आप स्वयं चर्चा करें कि एक कमरा जिसमें किताबें, मेज, कुर्सी, कपड़े, जूते और यथास्थान क्रम से रखे हैं, और एक कमरा जिसमें सामान क्या है, बुरी तरीके से फैला है, किसी स्थान पर अपना मन कार्य में लगेगा? क्या जो है आपका ऐसे स्थान पर मन लग जाएगा जहाँ पर जो कमरा फैला हुआ है उसमें मन लगेगा, या जो सब चीज़ व्यवस्थित है, आराम से मेज कुर्सी रखी है, किताबें अपनी जगह पे रखी हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, जाहिर है कि उस स्थान पर जहाँ सब कुछ क्रम व्यवस्थित और तथा नियोजित हो, उसे ही योजना का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहेंगे? नियोजन का सिद्धांत कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे हम? नियोजन का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे? नियोजन का सिद्धांत कहेंगे। तो यहाँ पर हमने नियोजन का सिद्धांत भी देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे प्रशिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना बनानी चाहिए, ठीक है। उसे प्रस्तुतिकरण का क्रम ज्ञात
हो ताकि सीखने वाला भ्रमित ना हो। ठीक है, गुरु जी ने आज क्या पढ़ाया था। वर्तमान शिक्षण कार्य में प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ्य योजना बनाने और उसके आरंभ पर जोर दिया जाता है। मान लीजिए आपने जो है संधि पढ़ाई है, ठीक है, और आपने संधि की परिभाषा उदाहरण देने की बजाय शब्द अर्थ समझाने लगे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सारा कालांश बीत जाएगा, तो उसका शिक्षण नियोजित नहीं कहा जाएगा। ठीक है, जब तक हम सही से एक योजना बनाकर मतलब कि स्टेप टू स्टेप चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, तब तक क्या है, जो शिक्षण होगा हमारा नियोजित नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कम समय श्रम की बचत होती है। अगर हम जो है नियोजित करते हैं चीज़ों को पढ़ाते समय, तो हमारा समय भी बचता है और श्रम की भी बचत होगी और शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होगा। ठीक है, जो आप सिखा रहे हैं वो अच्छे से होगा और क्रम से होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, शिक्षण का उद्देश्य पूरा होगा। तो आपने जिस उद्देश्य बच्चों को पढ़ाने को गए हैं, तो जो आपका उद्देश्य था कि मैं आज बच्चे को क्या है ये टॉपिक सिखा दूंगा, ठीक है, तो वो पूरा भी होगा आपका। ठीक है, अगर आप जो है अच्छे से व्यवस्थित नियोजित ढंग से अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले आपको शिक्षण का अर्थ बताया, ठीक है, उसके बाद परिभाषा बताई, फिर उसके बाद मैं आपको सिद्धांत पे लेके आई। तो ये क्या है, एक मैंने योजना बनाई, इसमें नियोजित किया कि क्या क्या बच्चे को किस तरीके से सिखाना है आपको। ठीक है, तो जो है ऐसे हम अगर पढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, हमारा शिक्षण जो है नियोजित माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो क्या है, अगर मैं आपको सीधे कुछ ना बताती, केवल आपको सिद्धांत पर ले आती, तो आपको समझ में ही नहीं आता आती चीज़ें। ठीक है, कि मैं आगे करा क्या रही हूँ, कि है क्या। आप यही पूछते क्लास में कि शिक्षण सिद्धांत होता क्या है मैडम, अर्थ क्या होता है इसका। ठीक है, तो पहले हमने अर्थ समझा, फिर एक डेफिनेशन देखी, फिर एग्जाम्पल भी कुछ देखे, और क्या है, हम जो भी सिद्धांत कर रहे हैं उनमें भी एग्जाम्पल को ऐड ऑन किया है मैंने आपके लिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और जो मेरा आपको समझाने का उद्देश्य है वो भी पूरा हो सके। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी ज़रूर किया करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि नियोजन का सिद्धांत क्या होता है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद 5th नंबर देखेंगे, चयन का सिद्धांत क्या है। चयन का सिद्धांत 5th नंबर हमारा क्या है, चयन का सिद्धांत है। हम देखेंगे, इसमें पहले एग्जाम्पल डालूंगी मैं आपके लिए कि हम बीमार हैं, तो अगर हमें डॉक्टर के पास जाना हो और विद्यालय भी जाना हो, तो चयन का सिद्धांत, हम बीमार हैं तो अगर हमें डॉक्टर के पास जाना है और विद्यालय भी जाना हो, ये डबल टाइपिंग हो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, विद्यालय भी जाना हो तो क्या कहेंगे, इस समय जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्या है, इस समय जो ज़्यादा ज़रूरी होगा उसी को करेंगे, ताकि दूरगामी प्रभाव हमारे पक्ष में हो। ठीक है, अगर हम बीमार हैं, मान लीजिए हम चल फिर नहीं पा रहे हैं और हमें स्कूल भी जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले दवाई लेंगे। अगर हम स्कूल पहुंच जाएंगे तो हम इतने बीमार हो जाएंगे, शायद हम 2-4 दिन तक स्कूल ही नहीं जा पाएँ। सही है, तो इसी स्थिति का चयन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी स्थिति को क्या कहते हैं, चयन किए कहते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 2 चीज़ें थी, उनमें हमने जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसको हमने चयन कर लिया उसका। ठीक है, उसको हमने मान लिया कि हाँ नहीं, मुझे इस समय ये करना है, अगर मैं दूसरा कार्य करूँगा तो आगे आने वाले कार्य पे क्या है, प्रभाव पड़ेगा हमारा। ठीक है, तो शिक्षण भी एक जटिल कार्य है। कैसा है, जटिल कार्य है। इसमें हमें विभिन्न विषयों को पढ़ना समझना होता है। शिक्षक पर यह क्या होता है, दायित्व होता है कि यह कौन सा विषय पहले पढ़ाए, कौन सा बाद में, किस सामग्री को कैसे प्रस्तुत करे, और कौन सी कक्षागत समस्याओं को पहले हल करे, ताकि शिक्षण अधिगम सफल हो सके। ठीक है, अतएव चयन के सिद्धांत का अनुसरण जरूरी है। ठीक है, तो चयन का सिद्धांत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही है, क्योंकि हमें चयन करने से हम किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाते हैं, और उसके आगे आने वाले भी जो है उसका प्रभाव जो है पॉजिटिव ही पड़ता है, नेगेटिव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमने देख लिया चयन का सिद्धांत, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद और हम जानेंगे, मान लीजिए कक्षा में सरल विषय पहले, कालांतर में ढेर सारे चित्रों और क्लिपों मॉडलों से समझा दिया जाए
और कठिन विषय गणित, संस्कृत मात्र व्याख्यान विधि से कक्षा के अतिरिक्त कालांश में पढ़ाए जाएं। आप चर्चा करें क्या प्रभाव होगा। ठीक है, आप खुद चर्चा कीजिए कि क्या प्रभाव होगा। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको वही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ जिसमें आपके नंबर ज़्यादा नंबर के हैं और जो आपके लिए समस्या का कारण बन सकते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया। इसीलिए हम इन सब्जेक्ट्स को पहले लेके आए हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में बच्चों की पकड़ सही नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, पीटीसी वगैरह करते हैं, वो आर्ट साइड की उससे आते हैं। आर्ट साइड ज़्यादातर लोगों ने ली होती है, तो वहाँ पर उनकी मैथ भी कमज़ोर होती है। और संस्कृत तो हम पढ़ते नहीं हैं, संस्कृत तो हमेशा हमारा क्या होता है, चॉइस वाला सब्जेक्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसको सभी को ध्यान में रखते हुए हमने आपको क्लासेस जो कराई हैं वह क्या है, उनका हमने अच्छे से चयन किया है। इससे क्या हो कि हम भी आपको अच्छे से समझा पाएँ और आप भी अपने पेपर तक अच्छे से समझ पाएँ। सही है, तो आगे देखेंगे क्या जटिल विषय समझ में आएगा, इसलिए चयन की ज़रूरत है ताकि शिक्षण बोझिल ना लगे। ठीक है, इससे क्या है, आपको शिक्षण बोझिल नहीं लगेगा। सही है, और हम स्टेप टू स्टेप पढ़ रहे हैं हर चीज़ को बाकायदा। मैं आपको जो है हर चीज़ का पहले मीनिंग समझा रही हूँ, उसके बाद आगे लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो इस शिक्षण में भी हमारे क्या है, सारी चीज़ों का, सारे सिद्धांतों का हमने यूज किया है। सही है, आगे देखते हैं परिभाषा एक देखते हैं। रायवन का क्या कहना है, शिक्षक को अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ों का हम चयन करेंगे तभी जो है हमने जो कार्य किया उसमें हमें सफलता मिलेगी और आपको भी सफलता मिलेगी। हमें क्या सफलता मिलेगी कि हाँ, हमने पढ़ाया, बच्चा पास हो गया, अच्छे नंबर ले आया, अच्छे से उसने बीटीसी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, किसी की भी बैक नहीं लगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही क्या है, हम जो है शिक्षण करें तो क्या होगा, हमारा प्रभावी भी माना जाएगा और समय की भी बचत होगी, हमारे श्रम की भी बचत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया, चयन का सिद्धांत भी देख लिया और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सिद्धांत देखते हैं कौन सा है। अगला 6 सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत तो क्या कहता है, व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब कि सभी बच्चों में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। ऐसे कोई भी बच्चा नहीं होता जिसके अंदर जो है सेम क्वालिटीज़ मिले। एक दो क्वालिटीज़ मैच करेंगी, बाकी सारी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो आपने देखा होगा कुछ लोग काले कुछ गोरे होते हैं, यहाँ पर हम कलर के एग्जाम्पल से जानेंगे। कुछ काले होते हैं तो कुछ गोरे होते हैं। कुछ लोग किसी तथ्य को जल्दी समझ सकते हैं। ठीक है, क्लास में होता है, कुछ बच्चे होते हैं अगर टीचर ने समझाया तो एक बार में ही समझ जाएंगे, और कुछ बच्चे क्या होते हैं उन्हें टाइम लगता है, वो पूछते हैं मैम हमें फिर से बताइए। ठीक है, तो कुछ लोग देर से समझते हैं, कुछ अपनी बात चिल्ला कर क्या है सब जगह कह देते हैं, और कुछ क्या होते हैं उपयुक्त समय पर भी अपने को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं तो सबके आंखों के सामने जो है जो मन करेगा वो बोल देंगे। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं अपनी बातों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। ऐसी कक्षा में भी होता है, इसी तरीके के क्या बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत ही बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि टीचर भी परेशान रहते हैं। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा तो भी नहीं पूछते हैं, जैसे कि आप हैं। मैं इतनी बार कहती हूँ, हर क्लास में कहती हूँ कि कमेंट कीजिएगा, आपको कैसी लग रही है क्लास, मुझे बताइए। अच्छी नहीं लग रही तो भी बताइए, कंटेंट पसंद नहीं है तब भी बताइए। ठीक है, तो आप नहीं बताते हैं तो आप उन्हीं बच्चों में से हैं जो एकदम चुपचाप रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, उसमें कोई समानता नहीं है। ना तो रूप रंग में है, ना आकृति में है, ना बनावट में है, और ना ही बुद्धि में होती है। ठीक है, तो यही क्या होता है, विभिन्नता की व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। क्या कहता है, यह भिन्नता ही कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं शिक्षण कार्य में यही इस शिक्षण को ध्यान में ना रखा जाए तो अधिगम की गुणवत्ता परख नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अगर हम सभी को ध्यान में लेके नहीं चल देंगे
कि टीचर मान लीजिए आपको क्लास में पढ़ा रहा है, वो सोच रहा है अरे सब बच्चे एक तो समझ गया तो सब समझ गए हैं, तो वहाँ पे शिक्षण जो है गुणवत्ता परक नहीं होगा शिक्षण। ठीक है, बच्चे को आधों को समझ में आएगा, आधों को नहीं समझ में आएगा, आधे सोते रह जाएंगे, आधे जागते रह जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षक हमेशा व्यक्तिगत भिन्नता का ख्याल रखें, इसके अनुसार शिक्षण को नियोजित करें, अर्थात शिक्षण कुछ छात्रों को समझ में आएगा और कुछ क्या है, कुछ को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ को बहुत कुछ समझ में आएगा, कुछ को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। जब आप भी टीचिंग करने जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। ये सारे सिद्धांत आपको क्या है, जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये सिद्धांत क्यों हमारे पेपर में डाले गए हैं, इनका क्या उपयोगिता है। आपको पूरा टीचर बना देंगी बीटीसी। ठीक है, हम जो पढ़ाएंगे आप इसको पढ़ते पढ़ते पूरे टीचर बन जाएंगे। आप किसी को भी इजीली पढ़ा सकते हैं, किसी स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बीटीसी और जो बीएड कोर्स ही ऐसे होते हैं, आपको प्यूपल टीचर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्यूपल टीचर बनाते हैं। सही है, तो आप समझ गए होंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है। आगे चलते हैं, अगला सिद्धांत देखेंगे। अगला 7वां नंबर सिद्धांत है लोकतांत्रिक व्यवस्था का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सिद्धांत तो क्या है ये? इस सिद्धांत का मूल तथ्य है समानता और सहभागिता। क्या है? समानता और सहभागिता है। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी शिक्षक के बहुत करीब होते हैं तो कुछ से शिक्षक बिल्कुल उदासीन रहता है। कैसे रहता है? उदासीन रहता है। जो प्रिय हैं उन्हें अनुशासन भंग पर भी दंड नहीं मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जो कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही टीचर के चमचे बन जाते हैं एकदम से। ठीक है, तो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। ठीक है, और टीचर भी उन्हीं को पसंद करते हैं। अगर वो कुछ गलती भी कर देते हैं तो उन्हें सज़ा नहीं मिलती है। और जो बच्चा उनको प्रिय नहीं होता है, जिनके प्रति क्या होते हैं, वो उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब है यहाँ पर है कि अगर टीचर किसी बच्चे को पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको उनके टीचर्स ने पसंद नहीं किया होगा, उनने कुछ पूछा होगा तो उनसे डांट के भगा दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन टीचरों की बात कर रहे हैं, उन बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अनुशासन भंग कर भी जो है दंड नहीं दिया जाता है। जो प्रिय नहीं होते हैं सोचें और बताएं, उन्हें दंड का भागी होना पड़ता है। ठीक है, आपको पता ही है। तो इस कक्षा को हम एक शिक्षक के रूप में कक्षा के सभी बच्चे के होंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मूल तथ्य क्या है? तो अब हम 7वां देखेंगे। 7वां इसमें दिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत का मूल तथ्य क्या है? समानता और सहभागिता है। क्या है? समानता और सहभागिता है। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी शिक्षक के बहुत करीबी होते हैं, कुछ से शिक्षक बिल्कुल उदासीन रहता है। आपने देखा होगा, आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि कक्षा में जो टीचर्स होते हैं कुछ बच्चों को क्या है ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। ठीक है, उनके प्रति क्या होते हैं, वो उदासीन रहते हैं। जो प्रिय हैं उन्हें अनुशासन भंग कर भी दंड नहीं मिलता है। जो मतलब कि बच्चे उनके प्रिय होते हैं टीचर्स के, उनके लिए वो दंड नहीं देते हैं। अगर वो उनके प्रिय हैं, अगर कोई गलती भी कर देते हैं तो उन्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो प्रिय नहीं होते हैं और बताए, उन्हें दंड का भागी होना पड़ता है। क्या है? उन्हें क्या है? दंड का भागी होना पड़ता है। इस कक्षा को हम एक शिक्षक के रूप में कक्षा के सभी बच्चे क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था का सिद्धांत। इस कक्षा को हम लोकतांत्रिक कक्षा नहीं कह सकते हैं। जो सिद्धांत है लोकतांत्रिक व्यवस्था का सिद्धांत, उसको हम क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, और ना ही शिक्षक व्यवहार को समानता का व्यवहार कहा सकते हैं कि यहाँ पर टीचर्स जो है सभी बच्चों के प्रति समान व्यवहार नहीं कर रहा है, भेदभाव कर रहा है।
शिक्षक हमेशा ध्यान रखे कि वह कक्षा के सभी बच्चों को शिक्षक है, कक्षा के सभी बच्चे हैं उनके लिए वो शिक्षक ही है। सभी के व्यवहार का परिमार्जन उसका क्या है, मकसद है। सभी छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करें। लोकतांत्रिक सिद्धांत कहता है कि कक्षा शिक्षण विद्यार्थियों की सहभागिता पर आधारित हो। क्या है, सहभागिता पर आधारित हो। उनकी क्रियाशीलता से क्या हो, पाठ वस्तु पढ़ाई जाए। ठीक है, जिस तरीके से बच्चा है उसे उसी तरीके से जो है आप उसे पढ़ाएं। उनके साथ भेदभाव ना करें। अगर बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हैं तो सारे बच्चों को आप समान समझें। सभी आपके वो जो हैं, आप उनके टीचर समझे खुद को। ठीक है, ऐसा नहीं समझे कि ये बच्चा बहुत अच्छा है तो ये मान लीजिए आपको बहुत प्रिय है, और दूसरा थोड़ा कमज़ोर है तो आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वो कुछ आपसे पूछ रहा है तो आप उसे भगा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो हमारी कक्षा कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांत पर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, 8 पॉइंट देखते हैं। 8वां दिया है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत तो क्या कहता है, कक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको पता ही है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। शिक्षा के द्वारा ही मानव जीवन की उन्नत बनाया जा सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर जोर दिया गया है। ठीक है, कि शिक्षण अगर हम करें तो बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ के करें। ठीक है, को रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे से समझता भी है और सीखता भी है। आपने देखा भी होगा। तो शिक्षा देने का कार्य शिक्षण के माध्यम से होता है। शिक्षक को किसी भी पाठ्य को पढ़ाते समय उन तथ्यों, पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो विद्यार्थी को उसके जीवन की क्रिया के साथ जोड़ते हैं। यह संबंध स्थापित हो जाए पर नए ज्ञान या कौशल बालक के जीवन में स्थायी अंग बन सकता है, और वह इस ज्ञान को प्रयोग जीवन में आने वाली परिस्थितियों को सुलझाने के लिए करता है। जैसे बच्चे के लिए आप गणित सिखा रहे हैं मान लीजिए, तो बच्चे को क्या है, जो बच्चा सामान लेने जाता है उनको जो है हम एग्जाम्पल दे के सिखाएं कि अगर मान लीजिए आप मार्केट में 5 रुपये ले जा रहे हैं, आपने 2 की चीज़ ले ली तो आपके पास कितने रुपए बचे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, मार्केट जाने के लिए आप मम्मी ने दिए हैं तो 5 रुपये पापा ने दे दिए, तो कितने हो गए। तो इस तरीके से हम बच्चे को सिखाते हैं उसके दैनिक जीवन से, तो वो अच्छे से सीख पाता है। तो वहाँ पर हमारे जीवन के संबंध स्थापित करने का सिद्धांत लागू होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद 9 नंबर है आवृत्ति का सिद्धांत। क्या है, आवृत्ति का सिद्धांत तो क्या है, आप सबने जो है सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात। ठीक है, जितना हम अभ्यास करते हैं उतनी हमारी जड़ क्या होती है, मजबूत होती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, जिस कार्य को हम बार बार करते हैं वह कार्य आसान हो जाता है। ठीक है, और शिक्षण में जिस पाठ को तथ्य को हम बार बार पढ़ते हैं उस पर हमारी पकड़ क्या होती है, अच्छी होती है, और उसमें रुचि व ध्यान भी केंद्रित होता है। आप स्वयं विचार करें कि गणित के सूत्र हों या केमिस्ट्री के समीकरण हों, इसका हम अगर बारंबार अभ्यास करते हैं तो क्या है, लिखते हैं या पढ़ते हैं, वह भी हमारे लिए क्या होते हैं, सरल हो जाते हैं। तो कठिन चीज़ें भी हमारे लिए सरल हो जाती हैं। कब होंगी, जब हम अभ्यास करेंगे। तो बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति क्या होती है, विस्मरण की संभावना कम हो जाती है, मतलब भूलने की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप भूल रहे हैं किसी भी चीज़ को, किसी चैप्टर को, तो आप उसे कम से कम 4-5 बार पढ़िए। 4-5 बार पढ़ने के बाद 2-3 बार उसको लिख के देखिए। ठीक है, देखिए आपको कैसे याद हो जाएगा, जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, जीवन भर नहीं भूलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़ है तो आप उसको बार बार देखते हैं तभी तो आपको कोई घटना याद हो पाती है। मान लीजिए कहीं किसी का मर्डर हो गया आपके आस पड़ोस में, तो 10 लोग आपसे उस बारे में बात करेंगे,
तो बार बार आपसे वो बात कही जा रही है, तो आपको कई सालों तक आप भूल ही नहीं पाएंगे, आप जीवन पर्यंत नहीं भूल पाएंगे उसे। तो क्या है, हम बार बार अभ्यास करने से, दोहराने से हम चीज़ों को क्या है लंबे समय तक स्मरण रख पाते हैं। आगे देखते हैं आवृत्ति के तरीके क्या हो सकते हैं। गृह कार्य देना, मासिक परीक्षाएं लेना, छात्रों से पाठ समझने को कहना, छात्रों से पाठ समझाने को कहना। अगर आपने पढ़ा दिया है बच्चे को तो आप उससे कहिए अब आप हमें समझाइए आपको क्या समझ में आया है, ठीक है। और उसे होमवर्क दीजिए, गृह कार्य दीजिए करने के लिए। तो आवृत्ति के ये हमारे क्या हैं तरीके हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है। आगे चलते हैं। 10 नंबर है निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि हम सभी को जन्मता रचनात्मक शक्ति होती है। क्या है, जन्म से ही हमारे अंदर क्या होती है, रचनात्मक शक्ति होती है। उसका यदि अवसर दिया जाए तो वह और प्रखर होती जाती है। अगर कोई आपको सपोर्ट कर दे रहा है तो क्या है, आप जो उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द प्राप्त कर लेंगे। तो शिक्षण में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पाठ पढ़ाना हो उसका कक्षा में सीखने वाले की सृजनात्मक क्रियाओं द्वारा विकसित करते हुए पढ़ाया जाए, ठीक है। और दूसरे इसमें 2 लाभ होंगे। एक लाभ क्या होगा, वह पाठ रुचिपूर्ण होगा, और क्या होगा, और अधिगमकर्ता तथा मध्य आंतरिक क्रिया का पर्याप्त अवसर मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। तो स्वयं अध्ययन का विकास है। क्या है, स्वतः अध्ययन का विकास है। अगला है चिंतन मनन का विकास है। क्या है, चिंतन मनन का विकास है। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत क्या कहता है। आगे चलते हैं। इसके बाद जानेंगे जब तक शिक्षण कार्य में मनोरंजनात्मक क्रियाएं समाहित नहीं होंगी, पढ़ने या पढ़ाने वाले दोनों क्या है, दोनों पर जब तक शिक्षण कार्य में मनोरंजनात्मक क्रियाएं समाहित नहीं होंगी, पढ़ाने व पढ़ने वाले दोनों को सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हमें गणित में पहाड़ा सीखना हो। क्या है, अगर हम पहाड़ा सीखना चाहते हैं तो क्या करें, तो उसे आप इस रूप में गाकर, कविता के रूप में देकर शिक्षण को मनोरंजनात्मक बना सकते हैं। जैसे हम गाने लगते हैं तो कैसे हम बच्चे को सिखा सकते हैं, जैसे गणित में रुचि लेते समय हम बच्चे को कैसे 2 एकम 2, 2 एकम 2, उठो सवेरे मुँह धो लो, 2 दूनी 4, बहुत न खाना आम का अचार, 2 तियां 6, मीठी मीठी बात कह दो, मीठी मीठी बात कह, 2 चौके 8, मेले में आओ उनके ठाट बाट। ऐसे ही आगे हम कहते चले जाएंगे टेबल को, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या है, मनोरंजनात्मक शिक्षण होता है और बच्चे रुचि से सीखते हैं और मज़े मज़े में वो कब सीख जाते हैं पता नहीं चलता। तो हम गा के कविता द्वारा अब हमने ये देखिए अब हमने ये देख लिया। आगे हम चलते हैं, अगला नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा है। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत। क्या है, विभाजन का सिद्धांत। इसे लहू शोपो का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लहू शोपो का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए लहू शोपो को सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, तो विभाजन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। शिक्षण स्वयं में व्यापक प्रक्रिया है जिसको सफल बनाने का सबसे सरल तरीका है उसे विभाजित करके पढ़ाया जाए। जैसे हम चैप्टर्स को क्या है विभाजित करके पढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक आसान तरीका होता है पढ़ाने का। शिक्षक को चाहिए पाठ्य वस्तु को विभाजित करके सरल से कठिन की ओर पढ़ाए। कहाँ कैसे पढ़ाए, सरल से कठिन की तरफ पढ़ाए। पहले हम जो है सरल टॉपिक्स को देखेंगे, उसके बाद हम जो है कठिन टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं, कठिन की ओर अग्रसर हो ताकि क्या हो,
ताम्यता मतलब क्रमबद्धता बनी रहे और संप्रेषण व्यवहारिक बना रहे। कैसा रहे? व्यवहारिक बना रहे। मान लीजिए आपको व्याकरण का ज्ञान देना है तो आप पहले अक्षर ज्ञान देंगे, शब्द ज्ञान सिखाएंगे, फिर वाक्य जैसे वाक्य कैसे बनाए जा सकते हैं ये बताएंगे। यह बताएंगे तब व्याकरणीकरण दृष्टि से इसका प्रयोग बताएंगे। ठीक है, इससे क्रिया आसानी से समझ में आ जाएगी और शिक्षण बोझिल नहीं होगा। ठीक है, मतलब नहीं लगेगा। अगर हम जो किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को हमें वर्णमाला सिखानी है तो पहले हमें छोटा बड़ा उसको सिखाना है। ठीक है, और उसको जो है भी मात्रा होती हैं उनको ज्ञान देना है, तब उसके बाद हम उसको अक्षर मिला के सिखाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चा जो है सारी चीज़ें सीख जाएगा। आगे देखते हैं, यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण है क्योंकि विभाजन क्रम के आगे बढ़ते हुए शिक्षक को छात्रों के सिखाने की गति व स्तर का ज्ञान होता चलता है और वह उसको शिक्षण कार्य उत्तरोत्तर परिष्कृत भी करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अगर पढ़ाना है क्लास में तो हमें क्या है, विभाजित करके पढ़ाना है। ऐसे नहीं करना है बच्चों को विभाजित करने ना, बच्चों को विभाजित नहीं करना। जो सिलेबस है उसको टुकड़ों में पढ़ाना है। ठीक है, बांट के पढ़ाना है। पहले एक चीज़ बतानी, फिर दूसरी चीज़, फिर दूसरी चीज़। ठीक है, इस तरीके से बच्चे को सरल से कठिन की तरफ ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 11 नंबर भी सिद्धांत कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने सारे सिद्धांत देख लिए हैं जो भी हमारे शिक्षण में इम्पॉर्टेंट है। ये सारे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत आपको आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। तो अब यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको। कल हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को लेके आएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए और क्लासेस देखते रहिए और जो है कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहिए और अपने दोस्तों की भी जोड़िए ताकि वो भी अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें और जो है डीएलएड ईजीली कर सकें। तो ये यहाँ पर हमारा जो है शिक्षण के सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप कल आना ना भूलें। ठीक है, कल हम एक नई चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।